नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। महाराष्ट्र में फडणवीस बनाम नवाब मलिक की जंग नए मोड़ पर आ गई है। आज नवाब मलिक ने बड़े खुलासे का दावा किया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि नवाब मलिक और उनका परिवार मुंबई में एक बड़ी संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की है। जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड की जमीन बता रहे हैं, जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के जरिए नवाब मलिक पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको वो पूरा गोवा वाला कंपाउंड दिखाते हैं। गोवा वाला कंपाउंड जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस ने करी, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। इल्जाम ये लगाया कि करीब 3 एकड़ की प्रॉपर्टी थी जिसका करार सिर्फ 30 लाख रुपए में कर दिया गया और उस पर भी सिर्फ 20 लाख रुपए दिए गए। देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल किया, आखिर क्या नवाब मलिक को पता नहीं था कि जिनसे वो इस प्रॉपर्टी का करार कर रहे हैं उनके अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे संबंध हैं? देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक के रिश्तेदार की कंपनी सॉलिड्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी किराए पर जानबूझकर लिया गया ताकि जमीन की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया जा सके। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाहवली खान। यानी सलीम पटेल और शाहवली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। और हमारा एक गोडाउन वहाँ पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से। और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आज तक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक से भी बात की, जिन्होंने सॉलिड्स कंपनी के लिए जगह किराए पर ली। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पौती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। नवाब मलिक और उनके बेटे फराज मलिक दावा कर रहे हैं कि गोवा वाला कंपाउंड में सलीम पटेल किराया वसूलते थे और सरदार शाह वली खान का मकान आज भी है और गोवा वाला कंपाउंड की बिल्डिंग से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी। मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं।
हम आपको बता दें कि 1993 में सीरियल धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम तो मुंबई से भाग गया और आज तक नहीं लौटा, लेकिन दाऊद के बाद उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई में उगाही का काम करती थी और देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने जिनसे जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी वो हसीना पारकर के लिए काम करते थे। मुंबई के सीरियल धमाकों की साजिश में भी उनका नाम आया था। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। उधर उद्धव के मंत्री नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े के परिवार ने भी हल्ला बोल दिया है। वानखेड़े की पत्नी और परिवार वालों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े पर क्रूज ड्रग्स केस में उगाही का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सेल का बयान दर्ज कर लिया, जो वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मंगलवार को एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े को ब्रेक देकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आरोप प्रत्यारोपों में बिजी थे। उस बीच नवाब मलिक के तीरों से परेशान समीर वानखेड़े का परिवार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। सोमवार शाम को समीर वानखेड़े के पिता ध्यान देव मुंबई पुलिस के पास भी गए थे, नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत लेकर। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए हैं। उस इंसान को बोल दो हर दिन जो फुलझड़ी जलाने का काम करते हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े तो काफी देश के लिए अच्छा होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? दैट इज ऑल जो करते हैं सिटीजन गोइंग टू द कोर्ट फाइटिंग इट लीगली, दैट इज जो वही है नॉर्मल जो हर एक नागरिक करता है, जो हर एक नॉर्मल राइट पर्सन करता है। नवाब मलिक का कहना है कि पूरा का पूरा क्रूज ड्रग केस ही एक फर्जीवाड़ा है जिसे उगाही के लिए तैयार किया गया। मलिक ने वानखेड़े पर यह आरोप भी लगाया है कि वो धर्म से मुसलमान है, पर उन्होंने कोटे के तहत IRS की नौकरी हासिल करने के लिए खुद के दलित हिंदू होने के फर्जी कागजात दिए। समीर वानखेड़े की बहन और पत्नी की बहन भी मलिक के आरोपों की लपेटे में आ चुकी हैं। मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया हुआ है, जिस पर कल सुनवाई है। इस बीच क्रूज केस में गवाह प्रभाकर सेल, जो खुद को एक दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है, उससे दूसरे दिन दिल्ली से आई एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की डील हो रही थी और उसने ऐसा सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। प्रभाकर सेल जी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, इंक्वायरी को ज्वाइन किया। कल रात करीब 12:30 बजे तक वो हमारे साथ थे। चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज उसी क्रम में हम लोग उनसे दोबारा बात कर रहे थे। प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद ही एनसीबी ने समीर वानखेड़े और एनसीबी के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी थी। सोमवार को भी एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई में कई जगह जाकर इन आरोपों की जांच की है। इसमें कुछ लोगों के बयान भी दर्ज होने हैं। हाँ, आज 2 और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रभाकर सेल जी का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसके बाद हम उन 2 गवाहों पर काम करेंगे। सर, क्या पूजा डडलानी को भी आप लोगों ने बुलाया है? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। आने वाले दिनों में और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और इसके संबंध में और एविडेंस भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। टोटल कितने लोगों का अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ये बता दीजिए। नंबर्स में अभी नहीं पुटअप कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, 12 पहले यहाँ आने के बाद में 4-5 विटनेसेस और शामिल हुए। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया है। एनसीबी की विजिलेंस टीम उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब LAC पर चीन के मेरा गांव मेरा देश वाले प्लान को डिकोड करेंगे। इस प्लान के तहत चीन का मकसद ये है कि LAC के विवादित क्षेत्र में पहले वो गांव बसाएगा, फिर जमीन पर अपना अधिकार जमाएगा। LAC के पास चीन बड़ी तेजी से मॉडल गांव बना रहा है और ये नाटक कर रहा है कि वहां आदिवासी और जनजातीय आबादी को बसाया जाएगा, लेकिन ये चीन का एक और धोखा है। कहने को तो चीन ने LAC के पास अपने इलाकों में मॉडल गांव बनाए हैं,
लेकिन ये रिहायशी बस्तियां नहीं बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। एलएसी पर चीन की उकसावे वाली गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक है। इसका खुलासा उसके मॉडल गांव से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के पास चीन ने करीब 600 ऐसे गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें से करीब 50% का काम पूरा हो चुका है। जिसे चीन मॉडल गांव कहता है, वहां की इमारतों में मिलिट्री कैंप की तरह के ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चीनी गांवों में सुविधाएं ऐसी हैं कि तुरंत बड़े पैमाने पर सैनिकों को वहां ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से ये चीनी गांव कैंटोनमेंट्स का एक्सटेंशन है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे चीनी गांव अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास बसे हैं। चीन की ये चाल भारतीय सेना की नजर से अछूती नहीं है। चीन की प्लानिंग के तहत 600 से ज्यादा ऐसे गांव एलएसी के आसपास बसने हैं। इनमें से आधे गांव तैयार हैं और ये ज्यादातर अरुणाचल और सिक्किम और उत्तराखंड के आसपास हैं। लेकिन अभी तक ये गांव खाली हैं और साफ है कि आगे आने वाले समय में पीएलए इसको अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल पूछा बॉर्डर विलेजेस के बारे में। हाँ, उनकी अपनी नीति या स्ट्रैटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास उनके विलेजेस, मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह। चीन एलएसी पर अपने इलाकों में ही मॉडल गांवों के नाम पर सैन्य अड्डे बनाता तो भी गनीमत होती। चीन ने तो एलएसी के पास उन इलाकों में भी गांव बसाए हैं जिन पर भारत का दावा है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांवों को साफ देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन की सैनिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने एलएसी पर अपने कब्जे को बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में चीन ने एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित इलाके में 100 घरों के बड़े गांव का निर्माण किया। अमेरिकी रिपोर्ट में किन्हीं खास गांवों या एलएसी के खास हिस्से का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट जिन गांवों की बात कर रही है वो 1959 से चीनी नियंत्रण में है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन जरूर है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। हमारी जो सेना है वहाँ पर, फौज है वहाँ पर बिल्कुल तैनात है, वहाँ पर पूरी विजिल है हमारे पास। और हमने पिछले 1.5-2 साल में जो वहाँ काम किया है उसमें अभी चाइना का कोई वो एस्केलेशन नहीं है उधर। और हमारी फौज बिल्कुल तैयार है हर एक चीज़ के लिए और अच्छा जवाब दे रही है। रेजोल्यूट अपना रिस्पॉन्स है उनका वहाँ पर, तो ये पुराना है। यूएस रिपोर्ट में जो चीन के मॉडल विलेजेस का जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उन इलाकों में बनाए हैं जो उनके कब्जे में 1959 से हैं। और स्पेशली जो लॉन्जू एरिया के बारे में जो जिक्र होता है, ये अमूमन जो हमारी पोस्ट से नजर नहीं आते, पर चंद एक गांव जो नजर आते हैं उनमें सुधार हुआ है, पर इस तरह के मॉडल विलेजेस नजर नहीं आते। एक और एलएसी पर चीन रिहायशी गांवों के नाम पर अंधाधुंध सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे भारत की बॉर्डर सड़कों पर भी ऐतराज है। चीन का यही दोहरा चरित्र भारत को और ज्यादा सचेत रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब आपको दिखाते हैं सन्न कर देने वाली खबर। तेज रफ्तार ऑडी कार इस कदर बेकाबू हुई कि 8 लोगों को कुचलते हुए झुग्गी में घुस गई। इस घटना में एक लड़की की मौत हो गई जबकि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं।
सन्न कर देने वाली ये तस्वीर जोधपुर की है। तेज रफ्तार ऑडी कार आई और एक्टिवा स्कूटी को टक्कर मारते हुए झुग्गी झोपड़ी में घुस गई। अब जरा फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। सुबह का वक्त है, आम दिनों की तरह ट्रैफिक है, सड़क के किनारे काफी लोग हैं। तभी एक सफेद रंग की ऑडी कार आती दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ आए इससे पहले ही कार सभी को कुचलते हुए झोपड़ी में घुस जाती है। कार 50 साल का अमित नांगल चला रहा था। उसकी बासनी इलाके में ही एक फैक्ट्री है। अपनी सफेद ऑडी पर वो पाल रोड की ओर जा रहा था। तभी एम्स रोड पर पेट्रोल पंप के पास नियंत्रण खो दिया और बेकाबू कार लोगों को कुचलते हुए पास की झुग्गी में घुस गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को फौरन जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतक के परिजन को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और सामान्य तौर पर घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। कार चलाने वाला अमित नांगल हादसे के बाद भागकर बासनी पुलिस थाना जा पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। 8 लोग इंजर्ड हुए, 1 कैजुअल्टी है। इंजर्ड का एम्स में इलाज चल रहा है। गाड़ी ड्राइवर जो है उसको पकड़ लिया है। मौके पे शांति है। ये घटना एक सबक है कि बड़ी गाड़ी का मतलब नहीं है कि आप गाड़ी को जेट समझ लें। गाड़ी काबू में रखें, कंट्रोल में चलाएं। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।